जियोग्राफी क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर में हम लोग आ गए हैं। फोर्थ चैप्टर में हमने कृषि के बारे में पढ़ना है और इसमें इस क्वेश्चन के आंसर भी लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कृषि कितने प्रकार की होती है, कहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना। तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगने। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद है जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। अब आते हैं कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति के रीति रिवाजों के अनुसार खेती की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि में अनेक प्रकार है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अपर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। उसके बाद है यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार का स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, हिमालय, मिजोरम और नागालैंड में इसमें झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ में के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा नाम से जाना जाता है। झूम कृषि कर्तन दहन प्रणाली कृषि में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनको और ब्राज़ील में रोका, मध्य प्रदेश में मसवले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। यानी कि एक झूम कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में बेबर और या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी और या कोमान या बरोगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या बाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील और झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। रिझा असम के डिफू क्षेत्र में अनेक परिवार को सत्याग्रह करते अपने परिवार सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़ी पर उगी वनस्पति को काट कर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वो प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिवार से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्चे को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं चलता, जिस कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी पड़ती है। उसके बाद एक गहन कृषि, झूम कृषि के बाद गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम ग्रहण खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उपयोगों, निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। उसके बाद है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार के कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार
प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोया जाता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें, चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। इसके लिए विकास की परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान रहते हैं। उसके बाद शस्य प्रारूप। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया गया है। देश की कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्य और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 शस्य ऋतु है, जो इस प्रकार रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती है और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायता होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी फसलें जो होती है ठंडी के दिनों में बोई जाती है। खरीफ फसलें जो होती है वो गर्मी के दिनों में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द दाल, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में बोई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल हो गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जी और चारे की फसलों की खेती होती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट। ये सारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक नोट डाउन में आप नोट कर सकते हैं। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। सबसे ज़्यादा चीन में होते हैं, उसके बाद भारत में। प्रमुख गौण क्षेत्र, अब देख लीजिए गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये सारे गौण क्षेत्र हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं और ये गौण क्षेत्र, जितने वाइट वाले हैं ये सारे गौण क्षेत्र हैं और ग्रीन वाले जो हैं प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका हम लोग का आगे के टॉपिक में यूज है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। उत्पादक जैसे एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में पाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सहायता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी गंगा सतलज
गंगा सतलज का मैदान और ढक्कन का काली मिट्टी वाला देश। पंजाब जैसे ये देश के राज्य के नाम ही पूछ सकते, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आधे क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाया जाता है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। यहाँ भी प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। तो गेहूं के वितरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कि आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों से जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य है। दाल भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीन लाभदायक होती है। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी दालें खरीफ में है, कौन सी दालें रबी में मौजूद है? दालों में को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते इन्हें अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। गन्ना यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक पहला था जो चावल का था, या दूसरा जो है यह गन्ने का है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और सीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य। उसके बाद है तिलहन। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सन 2018 में तुरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेलों के बीज साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मध्य तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें और तिल उत्तरी भारत के खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में रबी की अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश से युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ी को उगाने के लिए वर्ष भर खुश्क, नम और पला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर सामान्य रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें
इनकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायता होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक है। यानी पहला था गेहूँ, उसके बाद हो गया चाय और उसके बाद हो गया तिलहन। यानी कि चावल, गेहूँ, तिलहन और चाय, इन सब में चीन के बाद है। उसके बाद है कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए एक विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई जाती थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ी से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, हिमालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद-गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख उत्पादन है। अखाद्य फसलें जैसे रबर भूमध्य क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नमी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ी में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत की उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें। इनमें से पहले 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम पालन यानी या सेरीकल्चर कहलाता है। कपास, भारत के कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसलें और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने ही लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादन राज्य। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से चली आ रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन में प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि के कुछ गंभीर तकनीकी व संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को
करने को प्राथमिकता दी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में का लक्ष्य क्या था। तो भूमि सुधार था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिससे चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनको लागू करने में ढील दी गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति को फ्लड ऑपरेशन जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ किए थे, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PMIS की भी शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी के लिए बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। ये बिचौलिए किसे उसे कहते हैं जो जैसे कि किसान दो लोगों के बीच जो आते हैं, उन्हें बिचौलिया कहा जाता है। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे और जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, जो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, उनके गांधी की ग्राम स्वराज में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब ये आंध्र प्रदेश के एक गाँव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया कराएगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की, जो इसे भूदान के नाम से जानने लगा। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और यह विचार पूरे भारत फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो उनके गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचता है। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत यह 2011 भारत की जनगणना 2011 में देश की लगभग 54.6% जनसंख्या के रोजगार के लिए और आजीविका का साधन थे। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी तो समाज के लिए व्यापक निहारते हैं। कृषि के महत्व को समझते भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा और सेवाएं और प्रजनन केंद्र स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के परिवर्तन दिए। कृषि क्षेत्र को दृढ़ करने और सहयोग देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहल रखी गई है। सूरत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 देती है, खंड पृष्ठ 2 से 31 में इसके बारे में जानकारी कक्षा में प्राप्त करें। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP बोला जाता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे। कृषि में विकास की दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान भारतीय किसान के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे चित्र तालिका 4.1 में देख सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत 2012-13 में कृषि में कितना थी और 2013-14 में बढ़ी है, लेकिन 14-15 में घट गई है। और कुल था 2012-13 में 5.6 था और 13-14 में 6.6 है और 14-15 में 7.1, का थोड़ा सा बढ़ा है, कहीं घटा है किसी क्षेत्र में।
कृषि सेक्टर में विशेष रूप से काम करना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक पर रासायनिकी काम करने के उत्पादन लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों का आयात कर घटाने से देश की कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अपने समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोचते हैं? वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता था और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात करते हैं और मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फले फूले। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। के बाद इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि इन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दो राहें पर है। भारत कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल मृतों को सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों के नए संस्करण किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकता और कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों से के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर भी यदि खदानों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्धन करना चाहिए और खदानों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी, जिसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों औषधीय पौधे, बायोडीजल फसलों, जटरोका और जोजोबा फूल और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने की बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो जो रोपण कृषि है ये लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल चना जो है वह रबी फसल है, क्योंकि चावल, मोटे अनाज और कपास ये सब नहीं है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दाल जो है वह एक फलीदार फसल है, दालें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। एक पेय फसल का नाम बताइए जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वितरण दिया जाता है। वो आपका चाय हो गया। इन सारे क्वेश्चनों का विवरण को एक्सप्लेन करके मैं आगे नेक्स्ट पेज पे बनाई हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ इसको। ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से भारत की 2 खाद्य फसलें आपको वर्ग पहले में ढूंढना है, आप खुद से कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ ही गए। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली का है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र के लिए उगाई जाती है। तो यह रोपण कृषि है, रोपण कृषि के लिए लंबे चौड़े खेत का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है, तो चना। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दालें है। निम्नलिखित प्रश्न के 33 शब्द एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण दें। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अच्छी तरह से विकसित होने के लिए चाय के पौधों को उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और गहरी उपजाऊ जो उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और गहरी और उपजाऊ अच्छी तरह से सूखा मिट्टी के धारण और कार्बनिक पदार्थों को समृद्ध करते हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताया जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण बताया। चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय क्षेत्र और डेल्टा मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। चावल उगाने के लिए बीज को खड़े पानी में बोया जाता है। मानसून के तुरंत बाद चावल को काट लिया जाता है। सरकार के तहत किसानों को हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा के लिए प्रावधान, कृषि आदानों पर सब्सिडी और बिजली और उर्वरक जैसे संसाधन, ग्रामीण बैंक क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम है। क्या आप अपने परिमाणों की कल्पना कर सकते हैं? बढ़ती आबादी के साथ खेती के तहत भूमि का घटता क्षेत्र गंभीर खदान की कमी को जन्म दे सकता है। इससे खदानों की आयात में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था भारी ऋणों के अधीन होगी। निम्नलिखित प्रश्नों के 120 और 10 उत्तर में दें। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सामूहिककरण जमींदारी प्रणाली के सहयोग और उन्मूलन की प्राथमिकता दी। जमींदारी सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य केंद्र होता है। 1960 और 70 के दशक में कृषि सुधार दिन का क्रम हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। 1980 और 90 के दशक के दौरान एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी संस्थागत सुधार पेश किए गए। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा का प्रावधान, कृषि आदानों पर सब्सिडी, बिजली और उर्वरक जैसे प्रावधान, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और राष्ट्रीय टेलीविजन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष मौसम बुलेटिन और कार्यक्रम हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी दें। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव महसूस किया गया। कच्चे कपास और मसाले भारत में महत्वपूर्ण निर्यातक थे। 1917 में भारतीय किसानों ने ब्रिटेन के फलते फूलते वस्त्र उद्योग में डाई की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न के स्थान पर इंडिगो उगाने के लिए चंपारण में विद्रोह किया। इस प्रकार भारतीय कृषि के वैश्वीकरण के अपने वरदान और प्रतिबंध है। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों ने विकसित देशों के अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि से प्रतिस्पर्धा के रूप में नई चुनौतियों का सामना किया। छोटे और सीमांत किसानों की स्थितियों में सुधार और हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने, जैविक खेती को विकसित करने और बढ़ावा देने और अनाज से लेकर उच्च मूल्य वाली फसलों तक विविधता लाने के द्वारा भारतीय कृषि को सफल और लाभदायक बनाने के लिए आवश्यकता को दर्शाता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के बौने। चावल एक खरीफ की फसल है जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानों और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसे उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह नहरों और ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की मदद में बढ़ता है। चावल उगाने के लिए बीज को खड़े पानी में बोया जाता है। मानसून के तुरंत बाद चावल को काट लिया जाता है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है और देश में बहुत किसान इसे उगाने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। कम वर्षा होने से चावल की खेती का बहुत नुकसान होता है। ये परियोजना कार्य है जो स्टूडेंट साथ खुद से कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग का NCERT ज्योग्राफी क्लास 10th का 4th चैप्टर कंप्लीट। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।